नमस्कार। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर हम ग्लोबल हर्ष में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये मुद्दा तो किसी भी राष्ट्रीय चैनल पर डिस्कस किया जा सकता था, लेकिन ग्लोबल हर्ष चैनल पर हम सामाजिक मुद्दों को अक्सर कवर करते रहते हैं और ये समाज से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले की डिटेल्स आपने मीडिया के माध्यम से निश्चित तौर पर पढ़ ली होंगी या आपके सामने वीडियोज के माध्यम से भी आ गई होंगी, लेकिन इसको उस हिसाब से डिबेट जिस पर होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से, उस हिसाब से इसको अभी तक किसी ने कवर किया है नहीं। कुछ लोगों ने फौरी तौर पर चर्चाएं की और इसके बाद लोग आगे बढ़ गए, लेकिन लगातार मेरे चैनल के जो दर्शक हैं वो मेरे से डिमांड कर रहे थे कि टीसीएस के ऑफिस में, पुणे में, नासिक में, वहां का जो बीपीओ है उनका, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उसकी इकाई में जो धर्मांतरण की कोशिशें हुई हैं, बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला गया है। वो तो खैर बड़ी बड़ी कंपनीज में सभी जगह होता रहता है, लेकिन धर्मांतरण की कोशिश, लव जिहाद, महिलाओं का उत्पीड़न, और वो भी कुछ मुस्लिम युवकों के और युवतियों के द्वारा मिलकर एक गैंग तरीके से, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और आज के वीडियो में दोस्तों एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा। इस मामले की पूरी डिटेल्स तो मैं दूंगा ही आपको। लोग ये कहा जाता है कि जितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होता है वो उतना समझदार होता है, जितना बड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो उतना ही जाहिल होता है, उसे चीज़ों का अंदाजा नहीं होता। और इसमें बड़ी एक नैरेटिव भी चलाया जाता है कि साहब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझदार होते हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा कट्टर होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये दोनों जगह अलग है। मुसलमानों में मेरा मानना है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो सबसे ज़्यादा कट्टर है। जो अनपढ़ है, कम शिक्षित है या छोटे रोजगार करता है, वो अपने काम धंधे में लगा रहता है, वो फिर भी उतना कट्टर नहीं है। उसका तो ब्रेन वॉश करते हैं पढ़े लिखे लोग। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है हिंदुओं में। हिंदुओं में जो जितना पढ़ लिख जाता है उसका उतना दिमाग खराब हो जाता है, धर्म से दूर हो जाता है, संस्कृति से दूर हो जाता है। और इसका जीता जागता प्रमाण है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, जो टाटा की बहुत बड़ी वर्ल्ड फेम कंपनी है, उसके नासिक स्थित बीपीओ में पिछले 3-4 साल में जो कुछ हुआ है। और उसमें दोस्तों मिली भगत ऊपर से नीचे तक आ रही है। मिली भगत यह है कि वहां पर जो एचआर का डिपार्टमेंट है वो महिलाओं के उत्पीड़न का लगातार एक तरीके से अवॉइड करता रहा, उनकी जो मेल्स हैं उनको अवॉइड करता रहा, और साथ ही साथ एक बड़ा नेटवर्क इस बड़ी कंपनी के भीतर काम कर रहा था जिसके विदेशों से तार जुड़े हुए हैं और विदेशों से महिलाओं को ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इसमें एचआर डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं, कई तरह के लोग इसमें शामिल हैं। और आपको मैं बता दूं, केवल एक हिंदू महिला का नाम आया है, जो वहां की महिला है एचआर, उसका नाम आया। बाकी सब पुरुष या महिलाएं जो भी इसमें शामिल हैं सब मुसलमान हैं। इस प्रकरण ने सबको हिला करके रख दिया है। और मैं तो वास्तव में आप में से जिस किसी के भी बच्चे किसी बड़ी एमएनसी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो तो अपने बच्चों पर भाई नजर रखिएगा। सब जगह यही हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर पब्लिक एक्सपोजर कम है। आपका बच्चा काम करने के लिए गया, सुबह से शाम तक काम में लगा हुआ है, उसे इतना काम दे करके लाद दिया जाता है कि उसे समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, लव जिहाद क्या है, धर्मांतरण करके कैसे बदल दिया जाता है, ब्रेन वॉश कैसे कर जाता है, इन चीजों का उसे पता ही नहीं है। बस वो खाने कमाने में लगा, ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी कंपनी में मुझे जॉब मिली हुई है, मेरी शादी हो जाएगी और उसके बाद मैं अपना काम करता रहूंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम सब लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदुत्व की बातें करेंगे, अपने धर्म को बचाने की बात करेंगे, वो सब फौरी तौर पर हैं। हम अपने धर्म को बचाने के लिए स्वयं क्या कर रहे हैं, जरा आप अपना आत्मावलोकन करके देखिएगा। आप अपने बच्चों को कितनी बार मंदिर में ले जाते हैं, कितनी बार उन्हें पूजा में बैठाते हैं, कितने बार आप उन्हें किसी तीर्थ स्थल पर लेके गए, कभी क्या वैष्णो देवी लेकर के गए हैं आप। इस तरह की बातों का आत्मावलोकन करने की सबसे ज्यादा आवश्यक है। और फिर हमारे आपके बच्चे बड़े बड़े संस्थानों में जॉब्स कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं,
शादी कर लेते हैं लेकिन बच्चे पैदा करने का समय नहीं है। एक बच्चा हो गया तो फिर दूसरा बच्चा करने का समय नहीं है। गनीमत मनाइए कि आपके घर पर काम करने वाली महिला तीन बेटियों के बाद एक बेटे की चाह में 4 बच्चे पैदा कर रही है, तो हिंदुओं की आबादी इस देश में बनी हुई है। वरना यह दुर्भाग्य है कि जितना आदमी पढ़ लिख जाता है उतना ही परिवार नियोजन और इन सब चीजों को असुरक्षित मानने लगता है। मेरे एक मित्र हैं, बहुत बड़े स्पीकर हैं और बड़ी चर्चाएं उनकी सोशल मीडिया पर रहती हैं। उनके बेटे ने शादी नहीं की है। उसका कहना है कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो कोई महिला आ जाएगी और हमारे घर के सारे इकोसिस्टम को हिला देगी। देखिए, बच्चों की शादी 28-30 साल की उम्र तक हो जाए तो सही है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और उन्हें यह लगने लगता है कि भाई अगर मैं कोई दूसरा व्यक्ति मेरे इस जीवन शैली में आएगा तो वो मेरा सब कुछ छिन्न भिन्न कर देगा। ना मैं इस तरह से खा पाऊंगा, ना इस तरह से पी पाऊंगा, ना मैं इंटरनेट पर इतना समय दे पाऊंगा, ना मैं फिल्में देख पाऊंगा, ना मैं दोस्तों के साथ मिल पाऊंगा। इस तरह की मानसिकता हिंदुओं में खास तौर से पनप रही है। इस प्रकरण के बारे में बता दूं, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन जब आप सब लोगों के मेल्स आए और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मैसेजेस आए और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो व्हाट्सएप पर आपको मैसेज भेजना चाहते हैं, तो भाई हमारे चैनल की मेंबरशिप लीजिए ना। जिनको भी मेंबरशिप हमारे चैनल की मिल जाती है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर अपने आप ही बन जाते हैं। ये जो पूरा प्रकरण है दोस्तों, ये उस समय सामने आया जब 8 महिला कर्मचारियों और 1 पुरुष कर्मचारी ने नासिक पुलिस से संपर्क किया। इसमें जुलाई 2022 से मार्च 2026 के बीच हुई घटनाओं को आधार बना करके कुल 9 एफआईआर दर्ज कराई गई। इनमें से एक मामला देवलाली कैंप है जो नासिक का, वहां पर दर्ज कराया गया, और दूसरा 8 अन्य मामले जो हैं वो मुंबई नाका पुलिस स्टेशन है वहां पर दर्ज किए गए। और पीड़ितों की शिकायतों ने जो वर्क स्पेस है, कार्यस्थल है, उसके भीतर पनप रहे एक सुनियोजित और विषाक्त नेटवर्क को उजागर किया। इसमें यौन उत्पीड़न की शिकायतें थी, दुष्कर्म की शिकायतें थी, अवांछित टच की शिकायतें थी, यानी कि स्टेरिंग, घूरना और स्टॉकिंग, पीछा करना, महिलाओं के शरीर पर अपमानजनक व्यक्तिगत टिप्पणियां करना, अवांछित स्पर्श करना, रेप जैसे आरोप इसमें लगाए गए हैं। और पुलिस के अनुसार एक प्रमुख आरोपी है इसमें तौसीफ अत्तार। उसने पहले से ही अपनी शादीशुदा होने की और 2 बच्चों का पिता होने की बात को छिपा करके रखा और शादी का झूठा झांसा देकर एक पीड़िता के साथ रेप किया, शारीरिक संबंध बनाए। इसके अतिरिक्त दानिश शेख, उस पर कार्यस्थल पर, वर्क स्पेस पर अश्लील कृत्य, ऑब्सीन एक्ट्स करने का आरोप लगाया गया है। जबकि रजा मेमन नाम का जो व्यक्ति है और शाहरुख कुरैशी, इन पर मीटिंग के दौरान महिलाओं को अवांछित शारीरिक निकटता यानी कि उनके क्लोज आना और महिलाओं को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ इसमें धर्मांतरण का दबाव बनाना और कट्टरपंथ की ले जाने के भी आरोप हैं। यह मामला एक सामान्य यौन उत्पीड़न के मामले से कहीं अधिक गंभीर है और पीड़ितों ने यह आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध इस्लामी धार्मिक प्रथाओं को अपनाने के लिए मजबूर किया। और पुलिस की जांच जब इसमें हुई, इसके अनुसार आरोपी तौसीफ अत्तार 3 साल पहले मक्का गया था हज के लिए, जिसके बाद उसके विचार अत्यधिक कट्टरपंथी हो गए और उसने टीसीएस के ऑफिस में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना शुरू कर दिया और अन्य महिला कर्मचारियों का ब्रेन वॉश करने लगा। महिला कर्मचारियों पर नमाज पढ़ने, कलमा पढ़ने, बुर्का पहनने, बीफ खाने का भारी दबाव डाला गया। तौसीफ ने एक कर्मचारी को यह कहकर इस्लाम अपनाने के लिए राजी करने की कोशिश की कि ऐसा करने से उसके पिता का लकवा ठीक हो जाएगा। पुरुष कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ा गया। इस संगठित नेटवर्क का शिकार केवल महिलाएं ही नहीं था। एक पुरुष शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसे उसकी मान्यताओं के खिलाफ बीफ खाने के लिए मजबूर किया गया और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। और इसमें मैं आपको बता दूं, एचआर एजीएम है अश्विनी चैनानी, उसका बड़ा गलत रोल रहा है। आप सब जानते ही हैं कि कोई भी बड़ी कंपनी होती है उसमें एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाता है, एक ऐसी टीम बनाई जाती है जिसमें महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर उनकी शिकायतों को सुनकर एक
कमेटी बनती है, जिसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, पोश। ये हर बड़ी कंपनी को बनाना होता है, ये सरकार के नॉर्म्स हैं। और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन सब में ये होता है। अगर आपको किसी भी लड़की को ऐसा लगता है कि मुझे परेशान किया जा रहा है या मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो अश्विनी चैनानी है उसने घोर लापरवाही की। जिन महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, जिन कर्मचारियों का उत्पीड़न हुआ, वो अश्विनी चैनानी को लगातार, ये जो अश्विनी चैनानी है, ये पुणे में जो टीसीएस का ऑफिस है वहां पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, एजीएम एचआर है और ऑपरेशंस की हेड है अश्विनी चैनानी। उनको आंतरिक समिति जो होती है पोश की, उसकी भी एक प्रमुख सदस्य बनाया गया है, लेकिन उन्होंने अपनी उस भूमिका को बिल्कुल नहीं दिखाया। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जब ये शिकायतें पहुंची, देखिए पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। पुलिस ने एक महिला अधिकारी को अपनी वहां पर भेजा और वो कुछ दिन तक हाउस कीपिंग, सफाई, झाड़ू पोछा और जो टॉयलेट क्लीनिंग के लिए हाउस कीपिंग का जो स्टाफ होते हैं वो उसके रूप में वहां पर रही। और उसने उन लड़कियों से संपर्क करना शुरू किया, उनको बताया कि आप बिल्कुल सेफ हैं, बस आप खुलकर के अपनी शिकायत कीजिए। और वास्तव में ये सारे आरोप सही पाए गए। पीड़ितों ने, जो महिलाएं हैं, उन्होंने अश्विनी चैनानी को 78 से अधिक ईमेल किए, कई चैट संदेश भेजे, कई फोन कॉल किए और इनमें उन्होंने अपने सहकर्मियों द्वारा किए जा रहे यौन उत्पीड़न और धार्मिक दबाव की स्पष्ट जानकारी दी। एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में अनिवार्य जांच शुरू करने के बजाय चैनानी ने कथित तौर पर इन गंभीर शिकायतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने पीड़ितों को मामले को भूल जाने, लेट इट गो, कि छोड़ो यार, जो हो गया हो गया, और आगे बढ़ने की सलाह दी और इस प्रकार अपराधियों को संरक्षण दिया। इसके अलावा एक अन्य एचआर मैनेजर है निदा खान, सोशल मीडिया पर बड़े वीडियोज उसके वायरल हो रहे हैं, जिसे पुलिस इस रैकेट की मास्टरमाइंड मानती है। उसने भी एचआर की भूमिका का फायदा, वो भी एचआर में थी, उसकी भूमिका का फायदा उठाते हुए युवा महिलाओं को आरोपियों से मिलवाया, उन्हें नमाज पढ़ना सिखाया और शिकायतकर्ताओं को डरा धमकाकर मामले को दबाने की कोशिश की। निदा खान बाद में मुंबई ऑफिस ट्रांसफर कर दी गई और जब से यह एफआईआर दर्ज हुई है तब से वो फरार है। इन सबूतों के आधार पर एसआईटी ने 10 अप्रैल 2026 को अश्विनी चैनानी को उसके पुणे स्थित आवास से गिरफ्तार किया। 15-16 अप्रैल के आसपास नासिक अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरसी नरवाडिया ने अश्विनी चैनानी को 14 दिन की मजिस्ट्रियल हिरासत में भेज दिया और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनिकेत अवार्ड ने अदालत में यह तर्क दिया कि चैनानी ने पूछताछ के दौरान बिल्कुल सहयोग नहीं किया और अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो वो डिजिटल सबूत जो 78 ईमेल हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये कितना बड़ा मामला है। इस मामले में जांच हो रही है। इसमें एक इमरान नाम का कोई व्यक्ति है जिसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाई जाती थी, जिनका ब्रेन वॉश किया जाता था और यह बताया जाता है कि यह व्यक्ति मलेशिया में कहीं रहता है। तो आप समझिए कि इसमें जो भूमिकाएं हैं, नाम सुनिए उनके, तौसीफ अत्तार, समझ रहे हैं आप, निदा खान। तौसीफ गिरफ्तार हो चुका है, नासिक रोड जेल में है। निदा खान मास्टरमाइंड मानी जाती है, पूर्व एचआर मैनेजर है, युवा महिलाओं का ब्रेन वॉश करती थी, शिकायतों को दबाती थी, उन्हें नमाज सिखाती थी। ये फरार है। पुलिस की 2 टीमें इसकी तलाश में हैं। अश्विनी चैनानी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पोश कमेटी की भी सदस्य थी और उसको 78 प्लस शिकायतों को नजरअंदाज करने का उस पर आरोप है। उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत हुई है। इसके अलावा दानिश खान, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, आसिफ अंसारी, शफी शेख, ये सभी सह आरोपी हैं। इन पर भी अलग अलग समय पर धार्मिक टिप्पणियां करने, यौन उत्पीड़न करने, शारीरिक संपर्क करने का, इन सब का आरोप है। सारे के सारे गिरफ्तार होकर नासिक रोड जेल में ही हैं। और इमरान का मैंने बताया मलेशियाई लिंक है और वीडियो कॉल के माध्यम से सबको ये लालच देता था कि मैं आपको हाई सैलरी दिलवाऊंगा यहां पर विदेश में, बस आपको मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेना है। इस पूरे प्रकरण के लब्बो लुबाब क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। लब्बो लुबाब यह है कि जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जाता है उसका दिमाग उतना ही खराब हो जाता है। आप अपने बच्चों को सही बातें अगर नहीं बता रहे हैं तो आप समझ लीजिए उनका दिमाग खराब इसी प्रकार से होने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके आपके बच्चे ये समझने लगते हैं कि हम तो बहुत बड़े समझदार हो गए हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, लेकिन होता इसके हकीकत में उल्टा ही है। वो एक ऐसे जोन में काम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में जहां
पब्लिक डीलिंग नहीं है, बाहर के लोगों का आना जाना नहीं है, और हर समय 40, 50, 100, 150 लोग एक साथ काम करते हैं, उनके साथ आप 10-10, 12-12 घंटे गुजारते हैं, तो आपकी निकटता बढ़ जाती है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बढ़िया भूमिका है। महाराष्ट्र पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त संदीप मिटके के नेतृत्व में एक 12 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है और ये जांच पूरी तरह से चल रही है। इसमें तो मुख्यमंत्री हैं जो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी संज्ञान लिया है। और मेरा मानना है कि जितनी भी एमएनसीज हैं, चाहे वो बेंगलुरु में है, मुंबई में है, पुणे में है, नोएडा में है, गुड़गांव में है, सभी में ये जांच होनी चाहिए। नाम से जांच होनी चाहिए कि किस नाम का अधिकारी कहां बैठा हुआ है। अगर कोई मुस्लिम है और बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से आप तय मान लीजिए कि उसके इरादे क्या हैं, ये नेक इरादे नहीं मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये चीजें धीरे धीरे बढ़ाई जा रही हैं। क्यों? सब समझ गए हैं कि हिंदुओं में अपने बच्चों को पढ़ाने की प्रवृत्ति, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कराने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश कर दो और बड़ा आसानी से उन्हें बहकाया जा सकता है। गरीबों में ऐसा नहीं होता है। किसी गरीब महिला को बहका करके नहीं ले जाते हैं। आपने फिल्में देखी होंगी, केरला स्टोरी वगैरह, सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। कोई नर्सिंग का कोर्स कर रही है, कोई डॉक्टर है, कोई आईटी में काम करती है। इन सब को बहकाकर विदेश ले जाया जाता है, आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों में शामिल कराया जाता है और उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप भी तुरंत आवश्यक है। इसमें केंद्र सरकार को निश्चित रूप से अपना कोई कानून भी लाना होगा और साथ ही साथ यह भी करना होगा कि अगर किसी कंपनी के बारे में इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं तो उसके मालिकों के खिलाफ, उसके प्रबंधकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर होशियार कर दूं और फिर बता दूं कि जितना पढ़ा लिखा मुसलमान कट्टर है, उतना ही पढ़ा लिखा हिंदू मूर्ख है। नमस्कार।